तो सोनू निगम की आवाज़ जब मैंने पहली बार सुनी तो मुझे ऐसा लगा कि भगवान की आवाज़ है। तो जैसे आप मिट्टी से एकदम से वापस से बनते हैं, वैसे ही हनी के साथ भी हुआ। उसका एक फेज आया जब वो एकदम गायब हो गया। जब उनकी तारीफ मिलती है, दलेर पाजी का कल कॉल आया, दलेर भाई ने बोला कि विपिन मैं तुम्हारी गज़लों का तो फ़ैन था ही, लेकिन ये तुमने क्या ही कर दिया। और इस कमाल की एल्बम की वाकई में जो मैं गाना सुन रहा हूँ, एक से बढ़कर एक गाना है, कमाल ही कर दिया है हनी सिंह ने। और अब हनी सिंह अपना टैलेंट पहली बार मेरे को दिखा रहे थे कि मैं क्या चीज़ हूँ। उस बंदे ने ऐसा परफॉर्म किया वहाँ पर। आप वही शाहरुख वाला डायलॉग, जब आप किसी चीज़ को इतनी शिद्दत से चाहते हैं तो वो आज नहीं कल तो वो पूरी होती है, जब करेक्ट समय आ जाए। हेलो विपिन सर, वेलकम टू मिर्ची। हेलो गौरव, आई एम सो हैप्पी टू बी हियर इन द स्टूडियो। बड़ा मज़ा आ जाता है, मतलब अपने करियर की शुरुआत याद आ जाती है। ईयर 2000 व्हेन आई came to a radio station like this in Delhi, but it's beautiful. एक बार जोरदार ताले हो जाए सर के लिए। Thank you so much. सर, आई थिंक मैं आपको 2 साल बाद मिल रहा हूँ। आई थिंक लास्ट मिर्ची म्यूजिक अवार्ड्स पे हमारी मुलाकात हुई थी जी। तो बताइए कैसे हो आप, क्या चल रहा है? बहुत अच्छा हूँ, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लाइफ इज़ हैपनिंग। बहुत अच्छा संगीत हुआ है, बहुत कमाल के इवेंट्स हुए हैं और बहुत प्यारी यादें बनी हैं। बिकॉज म्यूज़िक एक जर्नी है और जितना आप उसके अंदर में घुसते जाते हैं तो आपको लगता है इट्स जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। ऐसे लगता है कि कहीं पर ऐसा भी लग रहा है कि अगर सबने सुना हो राइज ऑफ द फीनिक्स, राइज ऑफ द फीनिक्स इज कि जब आप एक बने बनाए एकदम मिट्टी हो जाते हैं और मिट्टी से फिर उभरते हैं, तो कुछ ऐसा फीलिंग भी आ रहा है। फॉर द काइंड ऑफ म्यूजिक, जिस तरीके का म्यूजिक मैं कर रहा हूँ, उस संदर्भ में ये बात कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम इन अ गुड स्पेस इन म्यूजिक एंड आई एम ग्रेटफुल टू गॉड फॉर दैट। यस, हम लोग इंटरव्यू के पहले बात कर रहे हैं कि 2000 से लेके अब तक आपको सबसे बड़ा चेंज क्या लगता है म्यूजिक में इन जनरल, फिल्म म्यूजिक, नॉन फिल्म म्यूजिक? देखो, संगीत तो संगीत ही है। चेंजेस मीडियम बदलते रहे संगीत के, बिकॉज शुरुआत एलपी से हुई थी जब हम म्यूज़िक सुना करते थे स्कूल में, उसके बाद कैसेट्स आई, उसके बाद सीडीज़ आई, देन डीवीडीज़, एंड नाउ वी आर इन द इंटरनेट एरा। डिजिटल इज़ बिग नाउ। सो अलग अलग तरीके से चीज़ें बदली हैं। आज आप रातों रात वायरल हो सकते हैं अगर आपका गाना पसंद आ जाए आपके टारगेट ऑडियंस को और लोगों को, जैसे कि जाने तेरे शहर का के साथ हुआ था। और उन दिनों में ऐसा होता था कि बहुत मेहनत करनी पड़ती थी लोगों तक पहुंचने के लिए। आपका संगीत ओवरनाइट वायरल तो नहीं होता था, इट वुड टेक अ लॉन्ग टाइम, इट वाज अ प्रोसेस। सो एवरीथिंग इज़ वेरी इंस्टेंट नाउ, एवरीथिंग इज़ एक्सट्रीमली फास्ट। पहले गाने एक और स्टार्क डिफरेंस, पहले गाने 6-6, 7-7, 8-8 मिनट के होते थे। आज 2.5 मिनट से ऊपर का गाना कोई नहीं सुनता है, बिकॉज आज अटेंशन स्पैन जो है वो कम हो गया। सो इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं। बाकी तो आई थिंक लाइक यू सेड गौरव की इज़ टू अडेप्ट with times, and I'm still trying to do that, still trying to be relevant. I'm trying to cater to Gen Zs and constantly trying to, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हमेशा उसके साथ इवॉल्व करता रहूँ। आपने भी एक बात की ना कि तब वायरल होने के लिए थोड़ा मुश्किल था क्योंकि तब इतनी टेक्नोलॉजी या सोशल मीडिया नहीं था। बट अभी शायद मैं गलत हो सकता हूँ कि अभी ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही ऑप्शंस हो गए लोगों के पास और उसके बाद म्यूज़िक पहुँचाना उसकी वजह से भी मुश्किल है। ऐसा है अभी? तो देखिए, हर चीज़ का मतलब फ़ायदा और नुकसान तो है ही है। अब ऑफ कोर्स पहले इतने लोग नहीं होते थे। आज द वर्ल्ड हैज़ दैट अपॉर्चुनिटी। आप इंटरनेट के थ्रू कोई भी अपना संगीत कहीं पे पहुंचा सकता है। बट हैविंग सेड दैट, इट्स ऑल एब्सोल्युटली ऑन द वाइब ऑफ अ सॉन्ग कि कब किसको कौन सी चीज़ पसंद आ जाए, और कंसिस्टेंसी। जैसे आपको पता है कि जितने भी आज के जो डिजिटली स्टार्स बने हैं, पहले वैसा नहीं होता था। पहले आपको चुना जाता था, एक म्यूज़िक कंपनी आपको चूज़ करती थी, एक प्रोसेस होता था। टुडे यू कैन जस्ट पुट आउट योर रील एंड यू कैन बी कंसिस्टेंट अबाउट इट, एंड देयर इज़ अ गुड चांस ऑफ यू गोइंग वायरल ऑन दैट सॉन्ग। सो चीज़ें तो बदली हैं, कुछ बेहतरी के लिए और कुछ उतनी ना बेहतरी के लिए। बट
वी आर ओपन टू इट नाउ. मतलब मेरे लिए भी नई सीख है ये. सो आई एम स्टिल लर्निंग विद ऑल द जेंजीज. वायरल से मुझे कुछ याद आया, आपका लेटेस्ट ट्रैक नेवर क्राइड. मतलब छप्पड़ फाट, मतलब इतने लोग सुन रहे हैं एंड वायरल जा रहा है. अरे थैंक यू फॉर सेइंग इट एंड आई रियली प्रे टू गॉड कि ये गाना वायरल होना चाहिए. क्योंकि गौरव कुछ चीज़ें जो है वो लाइफ में माइलस्टोन्स की तरह आती हैं और ये गाना मेरा माइलस्टोन है. हनी भाई को मैं ईयर 2005, आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड सो वाज ही, तो हम लोग 2005 में मिले थे एंड ही वाज जस्ट स्टार्टिंग ऑफ हिज करियर. और मैं ओखला में उनके एक छोटा सा स्टूडियो था और वहाँ पे उन्होंने पूरी अपनी, जिसे कहते हैं फायर के साथ में, अपने सारे गाने परफॉर्म भी करे, सुनाए भी, गाए भी, जैसा यू नो कैसे है हनी सिंह. तो दिस वाज की द हनी सिंह के पहले. बिल्कुल. मतलब अभी उनका एक आधा गाना ही आया था. बट टुडे ही इज़ बिकम एन आइकॉन. सो मैं उस समय की बात कर रहा हूँ बिल्कुल. और उस समय हमारी कोलैबोरेशन नहीं हुई बिकॉज ही वाज साइंड ऑन विद अनदर लेबल. लेकिन जैसे समय आगे बढ़ता गया, वी ऑल मूव अहेड इन आवर जर्नीज. ही बिकेम दी हनी सिंह एंड वन फाइन नाइट आई वाज इन लंदन परफॉर्मिंग एंड रात के 2:30-3 बजे एक मुझे मैसेज आता है हनी सिंह का, पाजी आई लव्ड योर सॉन्ग जाने तेरे शहर का. ये कब की बात है? 2015? यस, ये 2015-16 के अंदर की बात है. और ही वाज सो हैप्पी एंड काफ़ी लंबे मैसेजेस लिखे उन्होंने कि मैंने आपको फॉलो किया, फिर मैंने आप पे पूरी रिसर्च करी कि आपने अपना क्या संगीत में अभी आप कहाँ क्या क्या कर रहे हैं, तो मुझे आपकी गज़लें बहुत पसंद आई हैं एंड आई वुड वांट टू कोलैबोरेट विद यू. आप मुझे गज़ल दीजिए और मैं प्रोड्यूस करूँगा आपके लिए. एंड आई वाज सो हैप्पी एंड इलेटेड एंड ही वाज सो फोर्थ कमिंग एंड मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इतना दिग्गज आर्टिस्ट उस समय वो बन चुका. और देन उस दौरान में भी हम लोग कुछ कोलैबोरेट नहीं कर पाए. देन रिसेंटली अभी मैंने एक OTT सीरीज़ के लिए, राम कपूर इज़ द मेन प्रोटैगनिस्ट देयर, इट्स कॉल्ड मिस्ट्री, इट्स ऑन जियो हॉटस्टार. तो मिस्ट्री में मैंने गज़ल गाई और वो मैंने उनसे शेयर करी. और उसी समय उनका मुझे कॉल आया कि आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू यूज़ दिस गज़ल इन माय 51 ग्लोरियस डेज. सो आई टोल्ड हिम, आई सेड ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है बट दिस इज़ विद जियो हॉटस्टार एंड सोनी म्यूज़िक इज़ रिलीजिंग इट. तो उन्होंने मुझे बोला कि आप एक नया गज़ल आप मुझे करके दीजिए एंड आई वुड लाइक टू फाइनली कोलैबोरेट विद यू इन 51 ग्लोरियस डेज. तो तनवीर गाजी, जिन्होंने बहुत ही कमाल के गाने लिखे हैं इंडस्ट्री के अंदर में, बच्चन साहब का मोनोलॉग पिंक में लिखा और भी गाने भी लिखे हैं बहुत कमाल के, तो उन्होंने ये गज़ल लिखी और इसकी हमने 2 कॉम्पोजिशंस बनाई. मेरे साथ को कंपोज किया सार्थक नकुल, जिन्होंने किस है कुछ उस पार फ्रॉम मिस्ट्री, उसमें वो मेन कंपोजर्स थे. ये गज़ल मैंने कंपोज करी और मेरे साथ में सार्थक नकुल ने. एंड वी सेंट हिम 2 ऑप्शंस आउट ऑफ विच ही चोज दिस वन एंड नेवर क्राइड इज इन फ्रंट ऑफ यू एंड रेस्ट इज हिस्ट्री. या मैं उसमें थोड़ा डिटेल में जाना चाहूँगा जी. जैसे आपने बोला कि उन्होंने आपको कांटेक्ट किया अभी कि गज़ल के लिए वगैरह. सो ये एग्जैक्टली कॉन्वर्सेशन कैसे, मतलब मिले आप लोग कि फ़ोन कॉल्स? सो फ़ोन कॉल्स, प्राइमरली फ़ोन कॉल्स, बिकॉज वो दुबई में रहते हैं अभी और मैं मुंबई में होता हूँ. और मैं एक्चुअली दुबई जाने वाला था उनके पास में. ही आस्क्ड मी टू फ्लाई डाउन, लेकिन मेरा पर्सनल कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से मैं नहीं जा पाया. और फ़ोन पे बात हुई, उन्होंने फ़ोन पे गज़ल सुनी. आजकल टेक्नोलॉजी और डिजिटल, एज यू नो, वी इमीडिएटली रिकॉर्डेड द सॉन्ग. आई सेंट हिम माई वोकल्स and one fine morning I get a message, a call from him at 5 in the morning, and he said ki bro, the ghazal is ready, it's a ghazal for Gen Zs and it's sounding fab and I've already recorded my rap as well. I just want you to sing this last line jo gaane mein aati hai Never Cried mein, wo gaya. And Vinod, who mixes and masters his song, he told me that the song is sounding beautiful. And finally, on the 26th of September, this song came out. Yeah. And I've been getting a lot of love for this. Seriously, I mean, I didn't expect कि इतना प्यार मिलेगा. तो Sonu Nigam, who's my childhood friend from school, yeah. He always validates all my songs from साहिब बीवी और गैंगस्टर. जब मेरा पहला फिल्म में गाना आया था, नॉन फिल्म जर्नी तो उससे पहले थी, तो
उनको गाना बहुत पसंद आया बिकॉज हनी अपेरेंटली लिव्स इन दुबई एंड सो डज सोनू. सो उन्होंने शेयर किया होगा सोनू के साथ गाना, तो उनको ये गाना अच्छा, बहुत वो पसंद सोनू आया. सर के साथ भी टच में है यस, ही शेयर्ड दिस सॉन्ग बिफोर द रिलीज विद सोनू. तो सोनू ने भी अभी कल ही एक आर्टिकल आया है जिसके अंदर में सोनू हैज़ प्रेज्ड आवर कोलैबोरेशन. सो जब आपके somebody that you look up to, like Sonu from school days only, I always used to look up to him because he was one of a kind of an artist, and he's a legend, a living legend in our music industry. तो उनसे प्रभावित इतना ज़्यादा हुआ हूँ मैं. और जब उनकी तारीफ मिलती है, दलेर पाजी का कल कॉल आया. दलेर भाई ने बोला कि विपिन, मैं तुम्हारी गज़लों का तो फ़ैन था ही, लेकिन ये तुमने क्या ही कर दिया, कमाल हो गया. तो जब ऐसा प्यार मिलता है और आपको जनता का भी प्यार मिलता है, तो इट्स वेरी ग्रैटिफाइंग. बहुत जिसे कहते हैं कि वो मेहनत सफल होती हुई दिख रही है. सो इट्स ग्रेट, इट्स अ ग्रेट फीलिंग. बहुत सारी बातें करनी, ठीक है, इस पे. जी. जैसे जितना मैं अभी समझो कि अब हनी सिंह को मिल रहे 2005 में लास्ट, करेक्ट? और उसके बाद अभी उसके बाद हम लोग रेडियो मिर्ची म्यूजिक अवार्ड्स में, आई वाज परफॉर्मिंग एंड सो वाज ही. आई वाज डूइंग अ ट्रिब्यूट टू गोविंदा दैट इवनिंग, एंड हनी वाज डूइंग हिज ओन सॉन्ग्स. तो हम लोग वहाँ मिले थे. उसके बाद हमारा मिलना नहीं हुआ. अभी मैं दुबई जाने वाला था उनको मिलने के लिए, बट माई फादर वॉज नॉट वेल देन, एंड आई रिसेंटली लॉस्ट माई फादर. सो इस करके मैं उनके पास दुबई नहीं जा पाया. सो ये सब कुछ फ़ोन पे ही हुआ. एवरीथिंग हैपेंड ऑन द फोन. हम लोग इंटरव्यू के पहले बात कर रहे थे कि ये जो गाना है इट्स a part of your father's inspiration, ऐसा कुछ आपने एक बात की थी, I think. So what I said was, I lost my dad on the 18th of September. I've just come back to Mumbai just last night. And it just so happened कि dad was so fond of singing and beautiful poetry. तो ये गाना, ये जो गज़ल है वो इतनी खूबसूरत लिखी हुई है. So dad was now bedridden and I played him this song. I said, Dad, ये गाना रिकॉर्ड किया है. And he loved the song. So I feel Sonu also wrote this to me, that Vipin, this is a blessing from your father. So मैं इस गाने को as a blessing देखता हूँ उनकी. और वो रिजल्ट हम सबको ही दिखाई दे रहा है, ये जो गाने को प्यार मिल रहा है. गज़ल को इतना प्यार मिल रहा है. So yes, मिलना लाजमी है. And I'm all open arms for the love towards Never Cried. बहुत बहुत बेहद खुश हूँ इस गाने के साथ में मैं. जी. आपके हिसाब से क्या वो एक चीज़ है हनी सिंह के बारे में जिसके वजह से फैंस को इतना एक प्यार मिलता है, एक कनेक्शन है, एक फैंस, वो एक पागलपन है फैंस का उनके लिए? तो जैसे आप मिट्टी से एकदम से वापस से बनते हैं, वैसे ही हनी के साथ भी हुआ. उसका एक फेज आया जब वो एकदम गायब हो गया. और आज जो उसका कॉन्फिडेंस है, जो उसकी फायर है, बिकॉज वो इतना टैलेंटेड है, वो इतनी फायर है उसके अंदर कि आज जो उसने 3 साल म्यूजिक नहीं किया, वो आज उसको 3 गुना सामने ला रहा है. उनका कॉन्फिडेंस, उनका बिलीफ, जिस शिद्दत से उन्होंने मेरी गज़लों की तारीफ़ करी, जिस शिद्दत से उनको कुछ इस पार पसंद आया, क्योंकि वो गाना वाकई में ही बहुत लोगों को पसंद आ रहा है. और मुझे लगता है कि उनका शेयर बिलीफ एंड कॉन्फिडेंस अबाउट व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू डू इज़ अ विनिंग स्ट्रीक. नहीं तो मुझे नहीं लगता कि 51 सॉन्ग्स कोई मतलब वही कर सकता है जिसका कॉन्फिडेंस कुछ अलग लेवल पे हो, अपना बिलीफ हो उसका अपने आप पर, और इस तरीके से बाउंस बैक करे. बिकॉज वी ऑल प्रेड फॉर हिम when he was down as well, because he had created, उन्होंने इतना बड़ा मकाम तय किया था अपनी इंडस्ट्री के अंदर. तो ऐसे ही कैसे हो सकता है कि कोई गायब हो गया ना? तो उसमें सबकी प्रेयर्स हैं, और उन प्रेयर्स का जवाब जो है वो 51 ग्लोरियस डेज है. अब आप जब ये बात कर रहे हो ना, तो 1 साल पहले, ऑलमोस्ट अ ईयर, मैंने उनका इंटरव्यू लिया था हनी सिंह का मिलियनेयर के लिए. तो उन्होंने उसमें एक बात कही थी मुझे, जो अभी भी मेरे दिमाग में है. और अब जब आप ये बात कर रहे हो ना, तो उन्होंने बोला था कि मैं वो करके दिखाऊंगा जो किसी ने नहीं किया अब तक. और देखो वही किया है उन्होंने. क्योंकि हम सब ने, मतलब हमें एक साल लगता था. जब मैंने अपनी जर्नी शुरू करी थी, हमारे 8 गाने होते थे उस सीडी के अंदर में. हमें पूरा साल लग जाता था उस एल्बम पे काम करते हुए. इस बंदे ने 51 सॉन्ग्स, आई कांट बिलीव, आई कांट इवन, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि. और इस कमाल की एल्बम की वाकई में जो मैं गाना सुन रहा हूँ, एक से बढ़कर एक गाना है. कमाल ही कर दिया है हनी सिंह ने. और
मुझे लगता है कि मैं इस एल्बम का पार्ट हूँ और इस जर्नी में ये मेरे लिए एक माइलस्टोन जैसा बन गया। यस सर, आपको इस सॉन्ग या कोलैबोरेशन से स्पेसिफिकली आपको कुछ सीखने मिला एज एन आर्टिस्ट, कुछ नई चीज़? वाह, ये मैंने नहीं सोचा गौरव अभी तक। सीखने को तो यही मिला है कि एक बारी जब आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो, क्योंकि देखो मैंने 2005 में मैनिफेस्ट तो किया ही था कि हम दोनों की कोलैबोरेशन हो, तो जब आप वही शाहरुख वाला डायलॉग, जब आप किसी चीज़ को इतनी शिद्दत से चाहते हैं तो वो आज नहीं कल तो वो पूरी होती है, जब करेक्ट समय आ जाए। जब समय और आपकी प्रेपरेशन दोनों सही जगह पे मिलती हैं और अपॉर्चुनिटी आती है तो नेवर क्राइड हो जाता है। ये इससे लर्निंग है। क्या आपको लगता है कि हर एक गाने की एक डेस्टिनी होती है, एक लक फैक्टर होता है? ओह यस माय फ्रेंड, मैं अगर आपको जिंदगी में बताऊं तो मैं तो कर्म पे विश्वास करने वाला इंसान था। मैं जब बम्बई आया 2010 में और मुझे पता चला कि डेस्टिनी नाम की चीज़ होती है, क्योंकि मैंने ऐसे फिल्म के गाने रिकॉर्ड करे जो ऑल ए लिस्टर फिल्म के गाने थे और वो अनाउंस हो चुके थे मीडिया के अंदर में। अंकित तिवारी का म्यूज़िक था, तुलसी कुमार और मेरा डुएट था, ब्यूटिफुल सॉन्ग्स। बट जैसे ये कप और लिप है, ये इतनी पास आते आते वो दूर हो गया, बिकॉज वो डेस्टिनी अपना काम दिखा गई। वो गाने आए ही नहीं आज तक मेरी आवाज़ में, अभी तक रिलीज नहीं, दे आर नॉट आउट, रिकॉर्ड ही नहीं हुए, मतलब रिकॉर्ड होके, फाइनल रिकॉर्ड होके वो गाने ही नहीं आए मेरी आवाज में। सो दिस इज डेस्टिनी। आई पुट ऑल माई कर्मा इन टू इट। आई फ्लू डाउन फ्रॉम दिल्ली, आई वॉज एट द टॉप ऑफ माई गेम इन दिल्ली। मैं एकदम ऊंचाइयों पे होते हुए मैंने यहाँ पे जीरो से शुरू किया बम्बई में, और पूरी मेहनत करी, पूरा कर्मा किया, लेकिन वो मिलना ना मिलना वो उसके हाथ में है। और वही चीज़ हुई जब जाने तेरे शहर का हुआ। दैट सॉन्ग वॉज द बिगेस्ट अंडरडॉग सॉन्ग ऑफ दैट एल्बम। और वो गाना आज तक सभी म्यूजिक के प्रेमियों की प्लेलिस्ट में है। वो कैसे है? इट्स ऑल डेस्टिनी। कर्म तो हम सब करते हैं, लेकिन वो उसकी मर्जी है कि वो आपको, ये आपकी डेस्टिनी में है या नहीं, वो कोई डिसाइड नहीं करता। बट दैट्स सुप्रीम पावर, दैट्स माई लर्निंग इन दिस लाइफ एंड इन माई जर्नी ऑफ सो फार इन द म्यूजिक इंडस्ट्री। जब आपको ये फेस करना पड़ा स्टार्टिंग में, जो आपने बोला कि रिकॉर्ड होके सब अनाउंसमेंट हो चुके थे, उसके बाद नहीं हुआ, पूरा मीडिया में, पूरे फ्रंट पेजेस पे, हम आज टाइम्स ऑफ इंडिया के ऑफिस में बैठे हैं, मेन पेजेस पे सब आते हुए, इंटरनेट पे आते हुए वो रिलीज नहीं हुआ। सो ये क्या है, ये मैं कभी नहीं समझ पाया। तो यहाँ डेस्टिनी बहुत बड़ी चीज़ है और मैं उसमें मानता हूँ, बहुत ज़बरदस्त मानता हूँ। अब मुझे इससे याद आया कि अभी लोग बोलेंगे मैं हमेशा ये टॉपिक निकालता हूँ, बट मैं बहुत बड़ा फैन हूँ अक्षय सर का, अक्षय कुमार सर का। अरे हु इज नॉट अ फैन ऑफ हिम। और वो हमेशा इंटरव्यू में बोलते हैं कि मैं जब भी फिल्म सिटी जाता हूँ या फिल्म सेट जाता हूँ तो मेरे से ज़्यादा गुड लुकिंग और बेटर हार्ड वर्किंग पीपल है, बट हार्ड वर्क कर रहे हैं, बट अगेन लक नहीं है। तो 70% इज लक, 30% इज हार्ड वर्क। मैं पूरा अग्री करता हूँ इस पे। आज हिंदुस्तान में आप देखते हैं हर रियलिटी शो में, मैं तो खुद, मैंने 5 से 6 साल ग्रैंड जूरी रहा हूँ मैं सारेगामा, मैंने ऐसे कमाल कमाल के टैलेंट देखे हैं। बात वही है कि हमारी कंट्री के अंदर इतना टैलेंट है, इतने गुड लुकिंग आर्टिस्ट हैं जो एक्टर बनना चाहते हैं, एक्ट्रेसेस बनना चाहती हैं, बट बात वही है, जब आपकी डेस्टिनी में अगर वो है और आप कंसिस्टेंटली उस पर लगे हुए हैं, आप हार नहीं मान रहे हैं, तो वो चीज़ तो तय है कि आज नहीं तो कल वो आपको मिलेगी ज़रूर। ये मेरी लर्निंग है, क्योंकि ये नेवर क्राइड ये गाना हो ही नहीं सकता था, ये कभी नहीं होता। क्योंकि मैंने 2005 में मैंने मैनिफेस्ट किया था, मेरे को हनी सिंह के साथ गाना करना था, तब मैं डांस म्यूजिक ज़्यादा करता था, मेरा मन था एक ज़्यादा लिटिल सॉर्ट ऑफ जिसमें थोड़ा सेलिब्रेशन हो, वैसा वाला गाना। बट उसको मेरी गज़लें पसंद आई और गज़ल इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, तो हमें इसी पे ही कोलैबोरेट करना था। तो सुप्रीम ने वो वेट किया वो करेक्ट टाइम का, एंड इट इज़ हैपनिंग राइट नाउ। सो वो कहते हैं कि ख्वाब देखते रहो और शिद्दत से अपने काम में लगे रहो, तो आपका वो मिलना जो आपके भाग्य में है वो तय है 100%, एंड आई एम अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ दैट।
तो जब आपने ये फेस की बात की स्टार्टिंग में, अगेन जब वो ऑलमोस्ट रिकॉर्ड हो गया, सब मीडिया में आउट था, तो आपने वो हैंडल कैसे किया वो पूरा, जब वो सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट था। कितनी, इस गाने में जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये मैंने नहीं लिखा है, तनवीर गाजी ने लिखा है। कितनी रातें, कितनी अननोन डेज में कितना रोया होऊंगा मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। क्योंकि देवर वो एक आपके बच्चे की तरह होता है। आप जब गाना गाते हैं तो अपनी आत्मा, अपनी रूह, अपनी पूरी तैयारी इतने सालों की आप लगा करके उसको अपना सब कुछ दे देते हैं। तो जब वो फाइनल होके भी नहीं होता है तो बहुत दर्द होता है। लेकिन आप उससे ये भी सीखते हैं कि भगवान ने आपके लिए उससे ज़्यादा कुछ बड़ा सोच रखा होगा, या आपको आगे जाकर उससे और ज़्यादा कुछ मिलेगा। तो हम तो आर्टिस्ट हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो डिफिकल्ट तो बहुत था। आज भी याद करता हूँ, वो गाने मेरे दिल के बहुत करीब हैं। और वो याद है अभी भी वो कौन सी फिल्म? अरे ऑफ कोर्स बता सकते हो कि नहीं? बिल्कुल बता सकता हूँ। एक गाना था सोनाली केबल में, और दूसरा गाना था मैजिक, देसी मैजिक, अमीषा पटेल प्रोडक्शन। और दोनों गाने मैंने अंकित तिवारी के लिए गाए थे। और अंकित तिवारी ने मुझे ऐसा रीडिफाइन किया था कि मैं बिल्कुल विपिन अनीजा को तोड़ के एकदम नया विपिन अनीजा उसने बनाया था बॉलीवुड आवाज़ के हिसाब से। क्योंकि उससे पहले हम लोग साहिब बीवी और गैंगस्टर का टाइटल सॉन्ग भी गा चुके थे, जिसमें अंकित और मैंने साथ में डेब्यू किया था। तो उसके बाद मेरे ये गाने रहे उनके साथ में, बट अनफॉर्चुनेटली वो गाने नहीं आ पाए। पर मैं आपको एक ऑनेस्टली सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने बहुत कम फिल्म म्यूजिक किया है जी। कोई कारण है इसके पीछे? इसका एक ही कारण है। पहला तो ये कि मैं जेनरिक म्यूज़िक, बॉलीवुड आवाज़ नहीं था। जेनरिक का मतलब हुआ जैसे कि किशोर दा, रफ़ी साहब। मेरी आवाज़ जो थी वो इन सब, ये जो खाके हमारी इंडस्ट्री में फिल्म म्यूज़िक में बन गए हैं, उनसे मैं अलग आवाज़ हूँ। तो एक तो ये था। बट उसके अंदर एक यूनिक ये भी बात थी कि मेरा गाना जब भी आएगा तो लोग मेरी आवाज़ पहचानेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि विपिन अनीजा कोई फिल्म का गाना गा दे और वो बिना नोटिस हुए कि ये विपिन अनीजा की आवाज़ है, वो होगा नहीं। क्योंकि वो मुझे चीज़ स्पेशल मिली है भगवान से। लेकिन हाँ, उसी वजह से पॉजिटिव भी है और नेगेटिव ये है कि मैं बहुत सारे गाने नहीं गाया हूँ। लेकिन आई होप इन टाइम्स टू कम वो चीज़ मैं तोड़ पाऊँगा। वो अभी मैंने कुछ और फिल्म के गाने गाए हैं, तो होपफुली वो चीज़ हम आगे और उसको और बेटर कर पाएंगे। सो हमें आपका और म्यूजिक मिलने वाला है 100%, यस। ओके, अभी और थोड़ा मैं फ्लैशबैक में जाना चाहूँगा। आपका बचपन मतलब कैसे था और कहाँ से शुरुआत हुई, म्यूजिक में कैसे आए? वाह, ब्यूटीफुल, लवली मेमोरीज। बचपन के अंदर में घर में सभी लोग बहुत संगीत से प्रेम करते थे। मेरी बड़ी बहन एक दिन बाजा सीख रही थी और मैं बहुत छोटा सा बच्चा, मैं ऐसे टेबल पकड़ के खड़ा हुआ था। उसने इतना खींच लिया मुझे अपनी तरफ, उस बाजे ने, हारमोनियम ने, कि मैं पूरी क्लास, जब तक 1 घंटे की क्लास थी, मैं वहीं खड़ा रहा और सुनता ही रहा। सो दैट वाज, वो पहला ट्रेट था कि मैं संगीत से बहुत प्यार करता हूँ। उसके बाद स्कूल, उस समय रियलिटी शोज़ होते नहीं थे, दूरदर्शन का टाइम था, चैनल्स भी नहीं होते थे, एक्सक्यूज़ मी। और उस समय कुछ कॉम्पिटिशन्स होते थे। एक दिल्ली लेवल पे स्टेट लेवल का कंपटीशन था, तो आई रिप्रेजेंटेड, मैंने अपने स्कूल को रिप्रेजेंट किया और एक ओरिजिनल कॉम्पोजिशन गाई, जिसके अंदर मैं भारत, अपने देश के लिए वो कॉम्पोजिशन गा रहा था। सो मुझे उस दौरान में 2nd प्राइज़ मिला था पूरी दिल्ली के अंदर, बहुत सारे स्कूल्स आए थे। तो वो मेरी पहली याद है ऑफ एक्चुअली सिंगिंग ऑन स्टेज एंड विनिंग एन अवार्ड। और उसके बाद संगीत सीखता रहा, बहुत सारे गुरुओं से मैंने सीखा। और एक समय आया जब नेशनल लेवल का एक कंपटीशन होता था दिल्ली के अंदर। जैसे कि मैंने आपको कहा कि रियलिटी शोज तो थे नहीं उस समय, तो उस नेशनल में भी आई केम फर्स्ट इन अ नॉन फिल्म कैटेगरी। यहाँ से मेरी शुरुआत हुई। और फिर एक ऐसा दौर आया जब संगीत ने मुझे चुन लिया। मैं, मतलब आई वॉज डूइंग वेरी वेल इन स्टडीज़, मेरा अच्छा चल रहा था। बट एक ऐसा समय आया कि मुझे शांतनु मोहित्रा से मिलने का मौका मिला दिल्ली के अंदर, और मैंने उनके साथ जिंगल्स रिकॉर्ड करने शुरू कर दिए। और उसी दौरान के अंदर में हमने कुछ आइडियाज़ भी क्रैक करे, जो नॉन फिल्म का टाइम था। सन 2000 के अंदर में MTV, चैनल वी एंड ऑल, वो इंडिया में एंटर ही कर रहे थे और नॉन फिल्म म्यूज़िक कंपनीज खुल रही थी। पहले सिर्फ मेन फिल्म म्यूज़िक कंपनीज होती थी। तो
इस तरीके से मेरी जर्नी शुरू हुई बचपन से सीखते हुए। मैंने क्लासिकल, हिंदुस्तानी क्लासिकल सीखा, और उस दौरान में जब सभी बच्चे फिल्म का म्यूज़िक सुन रहे थे तो मैं बहुत सारी गज़लें सुन रहा था। तो मैं नेचुरली जगजीत साहब को बहुत ज़्यादा पसंद करता था, तो उनकी सारी गज़लें मैं गाया करता था। एंड स्कूल में जब भी किसी को मौका मिलता था, हर कोई डिमांड करता था कि हमें ये वाली जगजीत साहब की गज़ल सुना दो। और दिल्ली में एक वेन्यू है श्री फोर्ड ऑडिटोरियम, वहाँ पे मैंने अनेकों कॉन्सर्ट्स देखे जगजीत साहब के, और मुझे ऐसा लगता था कि मैं वो कॉन्सर्ट देख के जब वापस लौट रहा हूँ तो जैसे एक हेवन का अगर एक्सपीरियंस होगा तो मुझे वैसा एक्सपीरियंस उनकी आवाज़ से होता था। तो कहीं ना कहीं वो डीपली मेरे अंदर उनकी जिसे कहते हैं कि एक ब्लेसिंग आ गई थी। तो बहुत लोग आइडेंटिफाई करते हैं मेरी आवाज़ को उनसे, और मुझे मुंबई में आकर के जैसे ही मैं 2010 में आया, मुझे उनसे मिलने का मौका मिला, और उनकी सबसे पसंदीदा गज़ल प्यार का पहला ख़त लिखने में वक्त तो लगता है, वो मैंने उन्होंने मुझे बोला आप मुझे सुनाइए, तो वो बाजा बजाए, मैंने गाया, फिर वो भी गाए मेरे साथ, एंड देन वी क्लिक्ड सम पिक्चर्स। बहुत ही ब्यूटीफुल यादें हैं उनकी। तो ये मेरी शुरुआत थी। बट बीच में मैं 2.5 साल के लिए अमेरिका चला गया कॉलेज पढ़ने के लिए, स्कूल के बाद। तो मेरे अंदर वेस्टर्न म्यूज़िक भी बहुत आ गया। तो म्यूज़िक का जो कॉम्बिनेशन बना जब मैं लॉन्च हुआ तो सन 2000 में, तो पॉप म्यूज़िक मेरे लिए बहुत आसान हो गया, बिकॉज मैंने क्लासिकल सीखा हुआ था। पॉप म्यूज़िक वॉज ईजी। माई सेकेंड लव वॉज डांसिंग। तो मेरे पहले वीडियो के अंदर ही रेखा चिन्नी प्रकाश ने मुझे बॉम्बे फ्लाई किया गया था, और मैंने पवई के अंदर उन दिनों में आके, मतलब मुझे पता नहीं था कि मुंबई में ऐसी भी जगह है। पवई में मेरा पहला वीडियो तेरी पायल शूट हुआ था, और उसमें मैंने पूरा डांस किया था। मेरे साथ 20 डांसर्स थे। तो बहुत कमाल का समय था। अननोइंगली सब हो रहा था, और मैं उसके साथ बहता गया, और बहते बहते कहीं ना कहीं गज़ल मेरे दिल के बहुत करीब थी। तो फिल्म्स के अंदर में मुझे मौके मिले, और दैट्स हाउ वी मूव्ड फॉरवर्ड। आपने और एक बात कहती कि सोनू निगम आपके स्कूल फ्रेंड? यस, स्कूल में? यस। तो इसके बारे में कुछ बताइए, मतलब क्योंकि ये दोस्ती के बारे में आई थिंक ये मैंने बहुत ज़्यादा बात नहीं करी है इसके बारे में, बट हाँ, आज मैं बताना चाहूँगा कि सोनू एंड आई have been such great friends, and he's like a brother. मेरे छोटे भाई की तरह मानता हूँ, और बहुत प्यार करता हूँ मैं उनको, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया है संगीत में। मैं 11th में था और सोनू 9th में आए थे हमारे स्कूल में, और उस समय आई वॉज द सिंगर ऑफ द स्कूल। तो एक इंग्लिश प्ले था जो हमारी जेनिफर टाइटलर, हमारी प्रिंसिपल, हमारे को ऑपरेटिक स्टाइल सिखा रही थी, और जॉर्ज सर पियानो पर थे। सडनली डोर खुलता है और एक बच्चा अंदर एंटर करता है, और वो आकर सडनली मेरे गाते हुए हार्मनीज गानी शुरू कर देता है। मैंने कहा अरे बाप रे, ये मतलब ये क्या हुआ। एंड उस समय तो मैं ज़्यादा, क्योंकि मैं सीखने में बिजी था, तो मैं ज़्यादा नहीं। अगली सुबह असेंबली के अंदर में मैं अपनी बस से उतरता हूँ, और ऐसा लगता है कि जैसे आसमान से भगवान गा रहे हैं। तो ये आवाज़ सुनी, ऐसी लागी लगन, सुबह असेंबली में एक आवाज़, और मैं जैसे हिरन पागल होता है ना अपनी खुशबू से, तो मैं वैसे पूरे हमारा स्कूल बहुत बड़ी, उसमें इट्स अ वेरी ह्यूज प्रॉपर्टी। तो मैं भाग रहा हूँ कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, बिकॉज यू नो दैट आई लव म्यूजिक, राइट। तो सोनू निगम की आवाज़ जब मैंने पहली बार सुनी तो मुझे ऐसा लगा कि भगवान की आवाज़ है। मैं गया, और उस दिन से सोनू और मेरा जो कनेक्ट बना, हम लोग हमारे स्कूल की कैंटीन के बाहर एक पीपल ट्री था, उसके नीचे उस समय सोनू के हाथ में फ्रैक्चर था, वो बाजा बजाता था फिर भी लेफ्ट हैंड से। तो हम दोनों पतझड़ सावन आई बहार, हम दोनों मिलके गाया करते थे। फिर सोनू घर पे आते थे और बहुत घंटों घंटे इतना मज़ा करते थे, इतना गाना गाते थे, और बहुत ही उनसे जैसे कहते हैं कि सही मायनों में कि संगीत होता क्या है, वो मुझे प्रभावित होने का उनसे मौका मिला। और आज तक जब मेरा कोई गाना आता है, इस गाने के लिए भी सोनू ने मुझे बहुत प्यार दिया। हनी ने ये गाना उनसे शेयर किया था, और उनको ये कोलैबोरेशन बहुत अच्छी लगी। कल ही कुछ आर्टिकल्स डिजिटली सोनू निगम और मेरे आए हैं। तो बहुत ही मैं इतना लकी फील करता हूँ कि इस लाइफ टाइम में मुझे उस जैसे आर्टिस्ट के साथ में इतना क्लोज एसोसिएशन मिला है।
सो ही इज़ अ लिविंग लेजेंड फॉर ऑल ऑफ अस. आई लुक अप टू हिम एंड मुझे लगता है कि ही इज़ अ ब्लेसिंग फॉर आवर कंट्री एंड फॉर द वर्ल्ड, बिकॉज बहुत कमाल के आर्टिस्ट हैं. क्योंकि आपकी इतनी अच्छी दोस्ती है उनके साथ, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि उनकी सबसे बेस्ट चीज़ क्या एज अ पर्सन, मतलब आर्टिस्ट साइड अगर साइड में रखे, सो एज अ पर्सन कोई उनकी बेस्ट साइड? बहुत ही कमाल के जिसे कहते हैं कि इंसान है वो. बहुत ही लाइकेबल, इमीडिएटली लाइकेबल है. इतने अच्छे से इतना प्यारा बोलते हैं और जिससे भी प्यार करते हैं उससे बहुत शिद्दत से प्यार करते हैं. और वो मैंने हाल ही में देखा, हमारी एक एसोसिएशन किसी के साथ थी एंड शी पास्ड अवे, एंड मैंने उन्हें देखा कि जब शुरू से लेकर के आखिर तक वो वहाँ रुके हुए थे और उन्होंने उस समय में भी उनको इतना प्यार दिया. ये सिर्फ एक चीज़ है, बट उसके अलावा जो भी उनसे जुड़े हुए हैं और जो भी उनके करीब हैं, वो जिनसे प्यार करते हैं तो फिर पूरा दिल से प्यार करते हैं. दिल के बहुत साफ है. यस, दैट्स वाई. अगर अदरवाइज आप संगीत में, अगर आपके दिल में मैल है और अगर आप अच्छे इंसान नहीं हैं तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है. जो सोनू ने गाने गा दिए हैं, मतलब आज भी, मतलब जो भी गाना आप उनका देखिए उसमें रूदारी जो है वो ऐसी है कि आपको एकदम बिल्कुल एकदम वाइट, प्योर शाइनिंग ब्राइट सोल, वो हो ही नहीं सकता है. अगर आपका सोल क्लियर नहीं है तो आपका गाना ऐसा नहीं साउंड कर सकता सोनू निगम जैसा. आपके लिए फेवरेट ट्रैक कौन सा है जो उन्होंने अभी तक गाया है? बॉय, सो मेनी ऑफ कोई देम. एक टॉप पे? ओ बॉय, आई नो तुम ही देखो ना. ओ बॉय, अभी जो रिसेंटली उनका गाना आया परदेसिया, माय गॉड, ही इज साउंडिंग हेवनली. बट उनके बाकी भी सारे गाने, ये दिल दीवाना टू एवरीथिंग, उनके इतने चौमुखा कलर है उनका. तो मैंने भी उससे प्रभावित होकर के मैंने भी बहुत ही अलग तरीके के गाने की कोशिश भी करा है और करता आया हूँ आज तक. और उनसे प्रभावित हूँ मैं अभी भी, बहुत, हर समय प्रभावित हूँ. और मुझे हर समय जब भी मेरा कोई नया गाना आता है तो मैं उनको भेजता हूँ. और जब उनका कॉल आता है कि विपिन, और वो मेरा एक दिन गाना गा रहे थे, जाने तेरे शहर का क्या इरादा है, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि सोनू मेरा गाना गा रहे हैं और बोल रहे हैं कि विपिन आई लव दिस सॉन्ग. तो मतलब हर गाने के बाद मुझे उनका वैलिडेशन मिल जाता है. तो बिकॉज मैं उन्हें छोटा भाई मानता हूँ तो ऐसा लगता है कि परिवार से अप्रूवल मिल गई, एक लेजेंड से अप्रूवल मिल गई, तो इसका मतलब ये गाना सही है. मुझे और एक सवाल आया था, और ये आप तीनों के लिए, मतलब आप, हनी सिंह और सोनू निगम, उन्होंने ये पूछा था कि एक अननोन सीक्रेट जो आपके फैंस को, सोनू निगम के फैंस को और हनी सिंह के फैंस को पता होना चाहिए, जो अब तक उनको शायद पता नहीं है. कोई भी चीज़ जो आपने कभी आपके बारे में कभी बोली नहीं है, जो आपके फैंस को पता होनी चाहिए. सो देखिए कि मैं, अननोन सीक्रेट तो ये है जो मैंने आज तक नहीं बोला, कि मुझे रैप भी करना आता है बहुत बढ़िया. और सच्ची में बहुत पैशनेट हूँ. लेकिन क्या है कि आपको हिंदुस्तान के अंदर में, जब आप एक इंडस्ट्री के अंदर में जब आप एक तरीके की चीज़ गा देते हैं तो आपको उसी में ही बांध देते हैं. परसेप्शन बन जाता है, वो परसेप्शन बन जाती है. लोग, मुझे सभी म्यूज़िक कंपोजर्स बोलने लगे, हाँ विपिन, जिस दिन हमारे पास एक जाने तेरे शहर का तरीके गाना आया हम आपको ज़रूर याद करेंगे. वो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं पानी की तरह बहता हूँ. मैं हर तरीके की चीज़ गाता हूँ, तो मैं रैप भी गाता हूँ. ओके, ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था. Yes. The way you move, baby, makes my heart skip a beat. The smoothest thing I see, the perfect shape of your body. My sugar, babe, my sugar me. You're the sweet, sweet, sweet lady you'll ever be. Baby, I'm on my knees and I don't wanna miss the way you make me wanna long for your hug and kiss. एक बार जोरदार ताली हो जाए सर. ये एकदम अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि एक, जैसे आपने बोला ना, एक परसेप्शन बन जाता है. नहीं, मैंने आपको वही बताया, मैं अपने आप को पानी की तरह समझता हूँ. मैं पानी की तरह बहता हूँ. आप मुझे अगर आइस बॉक्स में डाल देंगे तो मैं वैसा भी हो जाऊंगा. आप जैसे, मैं पानी की तरह बहता हूँ. दैट्स हाउ आई एम. सो आई लव टू सिंग एवरीथिंग. मुझे हर तरीके का संगीत पसंद है. और ये एक चीज़ आपने, बड़ा अच्छा सवाल, आज तक किसी ने नहीं किया, एंड कूडोज टू यू,
कि ये मुझे चीज़ शेयर करने का मौका मिल रहा है कि मुझे रैप करने का बहुत शौक है और बड़ा मज़ा आता है मुझे। उसकी जो तुकबंदी है ना, हाँ। और जिस तरीके से वो लयकारी होती है जो हनी करते हैं, वो बहुत कमाल है, उसमें बड़ा मज़ा आता है। तो क्या ये बात हनी सिंह को पता है कि नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यू आर द फर्स्ट वन। और मिर्ची के लिसनर्स को और जो सभी देख रहे हैं उनको पहली बार ही पता चलेगा दैट आई रैप एज वेल। आई होप ये जो पार्ट है वो हनी सिंह तक पहुंचे। आई होप दैट सो। अगले सॉन्ग में आप दोनों रैप कर रहे हो। आई वुड लव टू रैप विद हिम, है ना? मतलब अभी धीरे धीरे अपने पत्ते सारे खोलेंगे, तो होपफुली यू नेवर नो, अगले गाने में आपकी जुबान मुबारक, रैप भी करेंगे साथ में। टचवुड। अभी जो दूसरा है कि हनी सिंह के बारे में जो आप बताना चाहोगे, जो उनके फैंस को पता होना चाहिए उनके बारे में, कोई भी चीज़ जो 2005 में आपने नोटिस की उनके स्टूडियो में या उनके बारे में। देखिए, मुझे लगता है कि एक आर्टिस्ट में जो पैशन होता है ना, वो सबसे बड़ा जिसे कहते हैं फायर है जो आर्टिस्ट के अंदर, वो बहुत बड़ी चीज़ है। मैं उसके यहाँ पहली बारी उसको मिलने गया था, और मैं क्योंकि उससे सीनियर था, मेरी एल्बम्स आ चुकी थी, तो उसने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत इज्जत दी। लेकिन बाय द सेम टाइम जब हनी सिंह अपना टैलेंट पहली बार मेरे को दिखा रहे थे कि मैं क्या चीज़ हूँ, उस बंदे ने ऐसा परफॉर्म किया वहाँ पर, मतलब जैसा स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, उसने कोई हिचक नहीं थी, कोई हिच नहीं थी। उसने खुल के वहाँ पर मेरे सामने अपने सारे गाने एक एक गाना करके पूरा परफॉर्म किया। वो सिर्फ वही कर सकता है जिसके हु हैज़ अ लॉट ऑफ फायर इन हिज बेली, जिसकी पेट में बहुत ज़बरदस्त आग है। हनी सिंह जैसा पैशन है, और 51 सॉन्ग्स तो मुझे नहीं लगता कोई भी आज तक हिस्ट्री में किसी ने भी नहीं किया, तो ये तो हनी सिंह ही कर सकता है, मुझे लगता है। तो वही है ये। ऐसी चीज़ जो किसी को शायद पता नहीं होगी कि वो उस समय भी वही पैशन रखता था, और आज भी एकदम जिसे कहते हैं कि मिट्टी से फिर से बना है वो, तो ये तो हनी सिंह ही हो सकता है। एंड सोनू निगम सर के एंड सोनू निगम तो इज स्कूल का कोई किस्सा, मतलब वो तो, अरे स्कूल के कितने किस्से, अरे वो आज तक जिन लोगों ने उनकी सारी मिमिक्रीज देखी हैं, माय गॉड, ऐसा ग्रेट टाइम मैंने सोनू के साथ में, मतलब कौन सा ऐसा आर्टिस्ट उसने जो गाया नहीं है मिमिक करके, और जिनकी वो नहीं करी। डांस भी बड़ा अच्छा करते थे। तो हम दोनों एक बारी सोनू के घर गया मैं, जब मैं बॉम्बे शिफ्ट नहीं हुआ था, मुंबई शिफ्ट नहीं हुआ था, तो उनकी दोनों बहनें भी मेरी बहुत अच्छी, हमारी उनसे बहुत प्यार रहा है। तो उनको कोई स्टेप सीखना था, तो मैं नया नया अमेरिका से आया था, तो मैं आई हैव बीन अ वेरी गुड डांसर ऑल्सो। तो मैंने सोनू को एक स्टेप सिखाया, वो आज तक बोलते हैं, इनफैक्ट इट्स देयर ऑन वन ऑफ माई पोस्ट एज वेल, कि विपिन आई स्टिल रिमेंबर द स्टेप यू टॉट अस। तो वो बहुत अच्छा डांसर भी है। तो हम लोगों ने एक स्टेप होता है, उसको किक बॉल चेंज बोलते हैं। तो हम सब ने, उसकी बहनें भी और वो, हमने उनके घर पर हमने मिल के वो स्टेप्स करे थे। तो ऐसी प्यारी प्यारी और बहुत सारी प्यारी यादें हैं उनके साथ में, उनके घर में बैठ के म्यूज़िक के ऊपर बात करनी, और उनके कॉन्सर्ट्स, मैंने उस भले वक्तों में उनका कॉलेज में कॉन्सर्ट जब सोनू स्कूल में होते थे, तब मैंने उनका कॉलेज के अंदर, हिंदू कॉलेज में उनका कॉन्सर्ट था, मैं देखने गया था। फिर उसके बाद उनकी माता की चौकी, क्योंकि इतनी डिवाइन आवाज़ है, मतलब इतना कमाल का मैंने रंग देखा है उनका। तो वो तो चौमुखे टैलेंट है, वो सब कुछ करते हैं। तो ऐसी प्यारी प्यारी यादें हैं उनके कॉन्सर्ट्स की भी, बहुत सारे कॉन्सर्ट्स की भी यादें हैं। अभी रिसेंटली भी बॉम्बे में, मुंबई में मैंने एक कॉन्सर्ट उनका देखा था, जिसमें उन्होंने मतलब जिसे कहते हैं कि ही सरपास्ड हिज बेस्ट, इस लेवल का उन्होंने गाया। चंद ही कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जो जैसे सीडी में साउंड करते हैं वैसे ही रियल लाइव में साउंड करते हैं, और वो सोनू है। आखिरी 2 सवाल है मेरे आपके लिए जी। एक अलग कैटेगरी में मैं जाना चाहूँगा जी, अंबानी वेडिंग। ये एक अलग ही दुनिया है। इसको भाग्य बोलूँ या क्या बोलूँ, कि इतने सब लोगों के अंदर में, इतने आर्टिस्ट में, क्योंकि हिंदुस्तान के सभी जिसे कहते हैं दिग्गज वहाँ पहुँचे हुए थे। रात के 12 बजे मुझे कॉल आती है, रात के 12 बजे, कि मिसेस अंबानी, नीता अंबानी जी विल लाइक टू मीट यू एट एंटिला। तो मैं अंधेरी में रहता हूँ, तो वहाँ से रात को मैं ड्राइव करके एंटिला आता हूँ। और कितने बजे है? रात के 12 बजे। ओके। और लगभग हम
2.5-3 घंटे वहाँ बैठे, म्यूज़िक पे डिस्कशन हुई कि कल हमसे वो क्या चाहते हैं, हम क्या कल गाने वाले हैं। तो मैंने उनके अनंत और राधिका की वेडिंग के लिए ग्रह शांति में गाया, और उसमें हमने बहुत सारे मंत्रास, बहुत सारे भजन्स, और ऑनेस्टली इट वाज अ वेरी डिवाइन एक्सपीरियंस, बिकॉज उस दिन कौन नहीं था वहाँ पे, दीपिका पादुकोण टू योर रणवीर सिंह, Ranveer, Singh, sorry, my yeah. bad. I'm in a different space of mind right now. Ranveer and everybody, the whole of Bollywood was there, and it was lovely singing for them, and बहुत ही कमाल, बहुत ही pious, मतलब वहाँ पे पूरी दुनिया के दिग्गज लोग आए हुए थे वहाँ पर, और उस मंच पे परफॉर्म करने का मुझे मौका मिला, और उस परिवार में जो कि हमारे देश की शान है, और उनकी जिसे कहते हैं कि what is that word again that I'm looking for, their hospitality was so beautiful. बहुत ही कमाल का, वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि हिंदुस्तान में इतने सब आर्टिस्ट हैं, उसमें मुझे मौका मिला उनके यहाँ पे परफॉर्म करने का। या बट एक प्रेशर या एक होता है नहीं, एक नर्वसनेस थोड़ा तो होता ही है, बट दैट्स ऑलवेज गुड, सो यू डोंट बिकम ओवर कॉन्फिडेंट इन लाइफ। वो हमेशा ही होता है। आज 27 साल से मैं लाइव परफॉर्म कर रहा हूँ। मैंने कितने नेशनल और इंटरनेशनल कॉर्पोरेट जाइंट्स के लिए परफॉर्म किया है। मैंने हाल ही में पीछे मुंबई में 15-20 हज़ार लोगों के लिए नेहरू स्टेडियम में भी परफॉर्म किया है। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े शोज़ करते हुए भी जब आप ऐसे शो पे जाते हैं जहाँ पर अंबानीज और हमारी इंडस्ट्री के सब दिग्गज लोग हैं, तो थोड़ा सा तो आपको लगता है, बट देन God takes over. Yeah. When we sit there, we are just the medium. He makes it happen for us. So it was a beautiful experience. बहुत मज़ा आया। या आखिरी सवाल आपके लिए, आप इतने साल से इंडस्ट्री में, मतलब 2000 से लेके अब तक? 2000 से दिल्ली में शुरू किया और 2010 में मैं मुंबई आ गया। तो यस, 15 साल से मुंबई के अंदर, और उससे पहले प्रोफेशनली इन दिल्ली। या सो 25 इयर्स। सो बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, भले फिल्म म्यूज़िक हो या नॉन फिल्म म्यूज़िक, या जिनको बहुत कुछ करना है लाइफ में इन म्यूज़िक, उनको आप क्या बोलना चाहोगे? कमिंग फ्रॉम यू, आई थिंक उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी है। मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आप अपने आप में विश्वास रखते हैं और आप उसको अपनी पूरी आत्मीयता से अपना पूरा समय देते हैं, आत्मीयता से, नॉट सुपरफिशियली, सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, आप उसमें पूरा विलीन, पूरा डूब सकते हैं, और आप एक सपना देख सकते हैं जिसको आप नर्चर करेंगे, आप मैनिफेस्ट करेंगे, और उसमें मेहनत में निडर होके हर रोज़ उस पर काम करेंगे। तो मेरे ख्याल से एक थियोरी भी है, कुछ 10,000 आवर्स की कहा जाता है, कि जब वो 10,000 घंटे पूरे हो जाते हैं तो वो चीज़ हो जाती है। तो जो भी सपना देखना चाहता है, जिसके अंदर में वो पैशन है, आई एम द फर्स्ट जनरेशन, मैं पहला जनरेशन हूँ प्रोफेशनली म्यूज़िक, मेरी फैमिली में कोई भी नहीं है। तो मैं तो गिरते पड़ते अपने आप को उठा के, जब मेरे गाने नहीं रिलीज़ हुए, गिरा, फिर अब खड़ा हुआ, फिर अपने आप को डस्ट किया, फिर से आगे चला, और आज आपके सामने हनी सिंह के साथ में कोलैबोरेशन है। तो ये सपना कहीं ना कहीं देखा होगा मैंने, और उसको शिद्दत से मैंने परस्यू किया है, और अपने आत्मविश्वास को कायम रखा है। मैंने लोगों को नहीं देखा है कि लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, मेरी आवाज़ के बारे में, क्योंकि मैं जेनरिक आवाज़ नहीं हूँ। मैं सोनू निगम, रफ़ी साहब, किशोर दा, शानू दा, मैं उन जैसी आवाज़ नहीं हूँ, बट मैं विपिन अनेजा हूँ और मैं यूनिक हूँ। तो भगवान ने मुझे यूनिक बनाया है, एंड आई शुड हैव दैट फेथ विद इन मी, एंड आई स्टिल मूव्ड फॉरवर्ड, एंड आई हैव बीन एबल टू डू सम ग्रेट वर्क अप टिल नाउ। सो मेरा जो भी संगीत में आना चाहते हैं, मैं यही कहूँगा कि अब तो बहुत सारे माध्यम हैं आपके लिए। इंटरनेट ने सभी माध्यम खोल दिए हैं, सोशल मीडिया ने, बहुत सारे रियलिटी शोज़ हैं, अब आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। और पहले तो म्यूज़िक कंपनीज ही होती थी जो म्यूज़िक रिलीज़ करती थी, आज आप अपना इंडिपेंडेंटली म्यूज़िक कंपनी बना सकते हैं। तो आई थिंक आज हासिल करना जो है वो आसान हो गया है,
उसके साथ हैं प्रोज एंड कॉन्स, हमने जैसे डिस्कस किया। लेकिन आज अगर आप सपना देखते हो और अगर आप डटे कंसिस्टेंटली लगे रहते हो और उस पर पूरी शिद्दत से मेहनत करते हो, आई एम 100% श्योर कि आपको वो मिलेगा। यही मेरा कहना है। टचवुड सर, आप ऐसे ही रहिए और आपका हमें और ऐसी म्यूजिक और भी ज़्यादा मिलते जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू सो मच। और एनी शॉर्ट मैसेज जो आपको शॉर्ट में बोलना है फॉर योर फैंस? वेल, बस यही कहूँगा कि अभी के जो 2 गाने आए हैं, जो मुझे जाने तेरे शहर का, जो मैंने जज्बा फिल्म में आर्को प्रावो मुखर्जी के लिए गाया था, जिसके लिए मुझे इतना प्यार मिला, जो मुझे ऑनेस्टली नहीं पता था। इरफान खान साहब का ट्वीट आया था उस समय, जो मैं आज भी दिल के करीब रखा हूँ क्योंकि वो मेरे फेवरेट एक्टर रहे हैं। विपिन अनेजा मैजिकल वॉइस, ये लिखा था उन्होंने, और उसको पकड़ के मैं आज तक चल रहा हूँ। और आर्को के साथ में मैंने एक और फिल्म का गाना किया है, वो भी आप जल्द सुनेंगे। और जो अभी हाल में 2 गाने आए हैं, एक कुछ इस पार जो सार्थक नकुल ने मिस्ट्री OTT सीरीज़ के लिए किया है ऑन जियो हॉटस्टार, वो सुनिएगा। और नेवर क्राइड, ये दोनों गानों को खूब सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच।